प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर स्वागत है आपके चैनल लॉ ऑफ जर्नी में। आज हम बात करेंगे महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के बारे में। धारा 23 में बताया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर या किसी भी स्थिति में अंतरिम आदेश या एक पक्षीय आदेश कर सकेगा जो वह न्याय संगत और उचित समझे। धारा 23 की उपधारा 1 में मजिस्ट्रेट या उचित समझता है या उसे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा की गई है या कर रहा है या करने की संभावना है, तब मजिस्ट्रेट धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन कोई भी आदेश पारित कर सकता है। मजिस्ट्रेट पीड़िता के शपथ पत्र के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। अब हम इसे साधारण भाषा में समझेंगे तो धारा 23 में दो बातें निकलकर सामने आती हैं। नंबर 1 एक पक्षीय आदेश और नंबर 2 अंतरिम आदेश। मजिस्ट्रेट कार्यवाही के किसी भी प्रकरण में इस प्रकार का आदेश कर सकता है, एक पक्षीय आदेश कर सकता है और इंटरिम आदेश दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो जिला सहायक लोक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा से संबंधित बनाए जा रहे हैं। यदि इसी प्रकार की आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल लॉ ऑफ जर्नी से जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धारा 24, जिसमें न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियां निःशुल्क दी जाएंगी। ठीक है ना। तो न्यायालय द्वारा आदेश की प्रति किस किस को निःशुल्क दी जाएंगी? मजिस्ट्रेट ऐसे सभी मामलों में जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई भी आदेश पारित किया गया है तो वह आदेश की प्रतियां प्रत्यर्थी को, पीड़िता को या उस सेवा प्रदाता को या जिसने रिपोर्ट दर्ज की है या उसकी न्यायालय की अधिकारिता के थानेदार के मुख्य भारसाधक अधिकारी को प्रतियों की निःशुल्क प्रतियां उपलब्ध कराए। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 25। धारा 25 में मजिस्ट्रेट आदेश में उन्मोचन कर सकेगा। यदि पीड़िता की स्थिति में कोई परिवर्तन आता है तो जो धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा तब तक व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे उन्मोचित करने का आवेदन नहीं दिया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट का व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी के किसी आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि समस्याओं में परिवर्तन आ गया है, स्थिति में परिवर्तन हो गया है, तो वह ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे। अब इसे हम सरल में समझते हैं तो इसका सीधा सा साफ साफ अर्थ यह है कि मजिस्ट्रेट को यदि ऐसा लगता है कि जो जिस समय आदेश पारित किया गया था उन स्थितियों में कोई परिवर्तन हो गया है या तो कोई प्रत्यर्थी कोई आवेदन करता है या पीड़िता आवेदन करती है तो वह उस आवेदन पर उचित निर्णय लेगा। धारा 25 हमको यह बता रही है। धारा 26 अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के अधीन उपलब्ध कोई भी अनुतोष व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली सिविल न्यायालय, परिवार न्यायालय या दंड न्यायालय के समक्ष किसी भी विधिक कार्यवाही में भी चाहा जा सकेगा, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व संचित की गई हो या प्रारंभ के पश्चात। उपधारा 1 में निर्दिष्ट कोई भी अनुतोष ऐसे किसी भी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और साथ चाहा जा सकेगा जो व्यथित व्यक्ति सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या कार्रवाई में चाहे। यदि कोई भी अनुतोष व्यथित व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन की कार्रवाइयों से भिन्न किन्हीं भी कार्यवाहियों में प्राप्त किया गया है तो वह ऐसे अनुतोष की मंजूरी की सूचना मजिस्ट्रेट को देने के लिए आबद्ध होगा। अब इसे हम सरल में समझते हैं तो धारा 26 व्यथित व्यक्ति को अनुतोष के लिए अन्य विधिक कार्रवाइयाँ करने का विकल्प प्रदान करती है। ठीक है ना। कोई भी व्यथित व्यक्ति धारा 18, 19, 20, 21 एवं 22 के अधीन मिलने वाले अनुतोष के लिए सिविल न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय अथवा दंड न्यायालय में विधिक कार्रवाई कर सकेगा। ऐसी कार्रवाइयों में चाहा गया अनुतोष इस अधिनियम के अंतर्गत चाहे गए अनुतोष के अतिरिक्त होगा। यदि ऐसी अन्य विधिक कार्रवाइयों में व्यथित व्यक्ति को कोई अनुतोष प्राप्त हो जाता है तो इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत की गई व्यवस्था इस अधिनियम के उपबंधों को अल्पीकृत करने वाली नहीं होकर अतिरिक्त अधिकार देती है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे धारा 27 अधिकारिता। इसकी अधिकारिता प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट
को है, यदि महानगर में है तो महानगर मजिस्ट्रेट को है, या जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसा अपराध हुआ है। व्यथित व्यक्ति स्थायी या अस्थायी तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या नियुक्त किया गया है। प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियुक्त किया गया या बाध हेतु उत्पन्न होता है, वहाँ इस तरह की इनकी कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। ठीक है ना। इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश और अन्य आदेश मंजूर करने के लिए और अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के लिए सक्षम न्यायालय होगा। इस अधिनियम के अधीन पारित कोई भी आदेश भारत में सर्वत्र प्रवर्तनीय होगा। अब हम धारा 27 को समझेंगे सरल भाषा में। अधिकारता अर्थात क्षेत्राधिकार का प्रावधान करती है धारा 27। इसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश अथवा अन्य कोई आदेश पारित करने एवं घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों का विचारण करने की अधिकारता प्रथम श्रेणी के ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को होगी जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर व्यथित व्यक्ति कारोबार करता है, रह रहा है या नियोजन में है, प्रत्यर्थी निवास करता है या कारोबार करता है या नियोजन में है, या जहाँ पर बाध कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। और इस अधिनियम का संपूर्ण भारत में प्रभाव रहेगा। ठीक है ना। यही बातें CPC में दी गई हैं। CPC की धारा 20 में प्रावधान किया गया है कोई भी वाद ऐसे न्यायालय में संचित किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है या अथवा लाभ के लिए कोई कार्य करता है जहां बात कारण पूर्णतः उत्पन्न हुआ है ना। इस एक मामले श्रीमती पुष्पावती बनाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के मामले में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित भी किया गया था कि वादी द्वारा बैंक के विरुद्ध उस न्यायालय में वाद लाया जा सकता है जहां उसकी स्थानीय सीमा के भीतर बैंक की शाखा अवस्थित है। ट्रेडर्स सिंडिकेट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि जहां प्रतिवादी रेलवे का प्रधान कार्यालय हो वहां वाद लाया जा सकता है, चाहे वाद कारण वहां उत्पन्न नहीं हुआ हो। इंद्री सुमित्रा कुमार डे के मामले से कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ही यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद ऐसे किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिनकी स्थानीय सीमाओं में भागता वाद कारण उत्पन्न हुआ हो। ठीक है। अब इस नियम के हम कुछ अपवाद भी हैं, अर्थात किसी मामले की जांच अथवा विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में हुआ हो, वहाँ भी उसका विचारण किया जा सकता है। जहाँ यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि अपराध कई स्थानीय क्षेत्रों में है तो जिसमें कारित किया गया उसमें, जहाँ अपराध का किया जाना एकाधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है अथवा जहाँ अपराध एक स्थानीय क्षेत्र में कारित किया गया और उसका परिणाम दूसरे स्थानीय क्षेत्र में निकला। धारा 28 प्रक्रिया कार्य के बारे में बात करती है। धारा 28 में प्रक्रिया दी गई है। इस अधिनियम के अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के अधीन सभी कार्रवाइयाँ पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में चलती थीं। अब लेकिन 1973 के स्थान पर BNSS 2003 आ गई है तो BNSS 2023 के उपबंधों के अनुसार ही चलेगी। और उपधारा 1 की कोई बात इस न्यायालय के धारा 12 या धारा 23 की उपधारा 2 के अधीन किसी आदेश के निर्वर्तन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अभिकथित करने से नहीं रोकेगी। हेलो दोस्तों, अब अपन बात करेंगे धारा 29 अपील। अपील कब की जा सकेगी? मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए जाने दिनांक से और उस पर व्यथित व्यक्ति या प्रत्यक्ष प्रतामील की दिनांक से 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील की जा सकेगी। अपील अवधि अर्थात 30 दिन ही रहेगी, ये ध्यान रखें। जैसे यदि ADPO पेपर में परीक्षा में या क्वेश्चन आता है कि अपील कितने दिनों में की जा सकेगी, आवा सादा 20 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 30 दिन, तो आप 30 दिन का ही वस्तुनिष्ठ में सही लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है। हम बात करेंगे धारा 30 की। धारा 30 में संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता लोक सेवक माने जाएंगे। जिस प्रकार BNS में लोक सेवक माने गए हैं उसी प्रकार वह लोक सेवक माने जाएंगे। धारा 31 प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी आदेश को भंग किए जाने की स्थिति में शास्ति। तो प्रत्यर्थी को न्यायालय यदि कोई वह न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश भंग करता है, जैसे संरक्षण आदेश, साझा गृहस्थी का आदेश, अंतरिम भरण पोषण का आदेश, तो न्यायालय प्रत्यर्थी को 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सजा कौन सी धारा में है? सजा धारा 31 में है। ठीक है। और उसमें सजा कितनी है? 1 वर्ष और जुर्माना कितना है? 20,000। अर्थात सजा 1 वर्ष और जुर्माना 20,000। यह बात आपको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। ठीक है।
उपधारा 1 के अधीन ऐसा आदेश उसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकार में उस आदेश को भंग किया गया है। उपधारा 1 के अधीन मजिस्ट्रेट यदि इन संरक्षण आदेश और निवास आदेश इत्यादि को भंग करता है और वे समझता है प्रत्यर्थी ने धारा 498 का, अब वर्तमान में 85 का उल्लंघन किया है, तो वह उस पर धारा 498 का मुकदमा चला सकता है। धारा 31 में बताया गया है कि शास्ति, और धारा 32 में प्रसंज्ञान और सबूत। प्रसंज्ञान और सबूत में क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता और BNSS में किसी बात के होती हुई इस एक्ट में के अधीन जो भी अपराध किया जाएगा उसको संज्ञेय और अजमानती माना जाएगा और न्यायालय व्यथित व्यक्ति के साक्ष्य पर ही यह मानेगा कि पीड़िता के साथ प्रत्यर्थी द्वारा अपराध किया गया है। धारा 33 संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का न पालन करने के संबंध में है। यदि मजिस्ट्रेट यह देखता है कि धारा 33 के अधीन मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश का संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता ने पालन नहीं किया गया है, तो संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता को भी 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना। धारा 34 संरक्षण अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई कैसे होगी? धारा 34 के अधीन संरक्षण अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक कि संबंधित विभाग या राज्य सरकार से उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई करने के लिए सहमति न ली गई हो। ठीक है ना, पहले सरकार से सहमति ली जाएगी तभी उसके ऊपर परिवाद फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा 35 संरक्षण अधिकारी पर सद्भाविक कार्रवाई किए जाने के उस पर उसको वाद एवं अभियोग से संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि संरक्षण अधिकारी ने सद्भावना पूर्वक कोई कार्य किया है तो उस पर कोई भी सिविल कार्रवाई, आपराधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकेगी। धारा 36 में बताया गया है कि इस अधिनियम का से किसी भी अन्य विधि का कोई अल्पीकरण नहीं। धारा 37 में केंद्र द्वारा नियम बनाने की शक्तियों के बारे में बता। धारा 37 एक प्रकार से अपन देखें तो ये केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। वह किस किस प्रकार के नियम बनाएगी, कैसे कैसे नियम बनाएगी, सब धारा संसद में रखेगी, संसद में रखकर वह नियम बनाएगी। अर्थात धारा 37 केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्तियों के बारे में जानकारी देती है। तो दोस्तों आज हमारा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पूर्ण हो गया। अब इस पर मैं एक सारांश लाऊंगा जिसमें मुख्य धाराओं को बताऊंगा तथा उन धाराओं में किस किस प्रकार से अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर निकालेंगे और देंगे उसके बारे में बताऊंगा। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ आपके चैनल लॉ ऑफ जर्नी में। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।